हेलो स्टूडेंट्स, मनोज सर। आज हम लोग क्लास 10 के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे। क्लास 10 में हम लोग सिविक्स का चैप्टर देख रहे हैं, पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि श्रीलंका की जो कम्युनिटीज़ थी वो कैसे डाइवर्ट थी, विभाजित थी, वहाँ डाइवर्सिटीज़ कैसे था और उन्होंने उस समस्या को कैसे सॉल्व करने का प्रयास किया और उसका परिणाम सिविल वॉर निकला। आज हम लोग देखेंगे बेल्जियम, ठीक है ना। बेल्जियम ने अपनी समस्या को कैसे निपटाया, वहाँ की कौन कौन सी समस्याएं थी इसके बारे में देखेंगे और उसने अपनी समस्या को निपटाने का क्या निर्णय लिया और कैसे कहाँ तक पहुँचे और उसका परिणाम क्या हुआ। तो बेल्जियम की बात करें तो यूरोप का एक छोटा सा देश है जहाँ लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन यानी हरियाणा के समथिंग आधा 1 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। बेल्जियम के एक तरफ फ्रांस, एक तरफ लक्समबर्ग, इधर जर्मनी और इधर से नीदरलैंड है। यानी बेल्जियम फ्रांस, लक्समबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर करें तो यहाँ पर दक्षिणी सागर यानी साउथ सी। ओके, अब आगे हम बेल्जियम की बात करते हैं। तो बेल्जियम में मुख्यतः 2 क्षेत्र हैं, एक का नाम फ्लेमिश और दूसरे का नाम वैलेनिया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इसे कहते हैं फ्लेमिश, ये फ्लेमिश एरिया है और दूसरा है वैलोनिया। तो ये है आपका वैलोनिया, ठीक है ना। तो 2 नगर हैं, एक फ्लेमिश एक वैलोनिया। दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट विशेषताएं हैं। जो फ्रेंच है, यहाँ पर अगर देखें जो ये फ्लेमिश है, यानी कि एक प्रकार से फ्लेमिश की बात करें तो फ्लेमिश में यहाँ पर लगभग 59% लोग रहते हैं जो डच भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कितने? फ्लेमिश 59% और डच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। वैलेनिया की बात करें, इसमें से आप घटाएंगे तो लगभग 59 यहाँ पर है तो 41% वैलेनिया पे निवास करते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो फ्रेंच भाषा का, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? फ्रेंच भाषा का। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको 40% कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी कैपिटल है जिसका नाम ब्रुसेल्स है, ठीक है ना। ब्रुसेल्स की अलग कंडीशन देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में 2 क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं। पहला रीजन्स है फ्लेमिश, यहाँ डच भाषी लोग रहते हैं और इनका परसेंट 59 है। दूसरा है वैलोनिया, यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग करने वाले, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं और ये 40% है। 1% कहाँ लगाना है? तो वैलेनिया एरिया में जर्मन भाषा को बोलने वाले 1% लोग हैं, ठीक है ना। तो 59 एंड 61, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बेल्जियम की बात करते हैं। इस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इस ब्रुसेल्स की अलग से बात करेंगे क्योंकि इस ब्रुसेल्स में इसका जस्ट विपरीत है। कैसे विपरीत है? यहाँ डच भाषी 59% है, लेकिन ब्रुसेल्स में डच बोलने वालों का संख्या 20% है और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 80% है। यानी ब्रुसेल्स में डच भाषी अधिक है, फ्रेंच भाषी कम है। उसके विपरीत बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में उसके जस्ट उल्टा, डच भाषी 20% है और फ्रेंच भाषी 80% है। इसमें और भी देखना है बेल्जियम में कि जो फ्रेंच है उनकी संख्या तो कम है, लेकिन यही परिवार रिच है, समृद्ध है और पावरफुल है, ठीक है ना। यही लोग जो है अधिक रिच और पावरफुल हैं, यानी संख्या में तो कम है लेकिन समृद्ध लोग यही हैं जो धनी है और पावरफुल है।
ठीक है ना। तो आपको बताया गया कि ऐसा ये विभाजन है कि यहाँ पर दो लैंग्वेज को बोलने वाले मुख्यतः हैं, जो अधिक है वो पावरफुल नहीं है, जो कम है वो पावरफुल है। अल्पसंख्यक भाषी लोगों की बात करें तो यहाँ अधिक ताकतवर होने के कारण यहाँ पर प्रारंभ में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 1950-60 के आसपास 1915 एंड 60 के आसपास फ्रेंच और डच इन दोनों के भाषाओं को बोलने वालों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ या टकराव उत्पन्न हुआ और दोनों समुदाय एक दूसरे पर तीखा प्रहार करना शुरू किए। ठीक है ना। अब इन्होंने कैसे समस्या को सुलझाया, यानी बेल्जियम की समझदारी कह दें या एक्यूमेशंस इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम ने इस समस्या को कैसे सुलझाने का प्रयास किया। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने इस समस्या को सुलझाने के थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं डच 20% और फ्रेंच 80%। बेल्जियम के लोगों ने श्रीलंका के जस्ट विपरीत एक नया रास्ता अपनाया और रास्ता क्या था कि वह अपने रीजनल जो कल्चर है उस कल्चर के डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट किए, यानी कि जो विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, कल्चर डाइवर्सिटीज़ हैं, उन कल्चर डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट किया और आपस में मिलकर एक ऐसा रास्ता अपनाने का प्रयास किया जिससे दोनों गुटों के बीच, यानी दोनों समुदायों कम्युनिटीज के बीच जो विवाद हैं वह विवाद समाप्त हो जाए। परिणाम 1917 से 1930 के बीच बेल्जियम में 4 संशोधन किए गए, यानी जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 अमेंडमेंट किए गए। कितने? 4 अमेंडमेंट किए गए। इस अमेंडमेंट के तहत कैसे प्रावधान किया गया, एक एक को देखेंगे। पहला प्रावधान था कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की जो संख्या है, उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बनाई जाएगी और कहा गया इस सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे डच हो या फ्रेंच हो, इनके जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनकी संख्या समान होगी, पहली चीज। और किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर इन दोनों मंत्रियों की सहमति के, यानी डच भाषी और फ्रेंच भाषी, डच लैंग्वेज वाले और फ्रेंच लैंग्वेज वाले दोनों कमिटीज के जो मिनिस्टर हैं उनके परमिशन के बाद या उनकी मेजॉरिटी यानी बहुमत से ही कोई लॉ और ऑर्डर बनाया जाएगा। दूसरा कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी व्यवस्था होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी बनाए जाएंगे, यानी दोनों इलाकों में स्टेट गवर्नमेंट यानी क्षेत्रीय सरकार बनाई जाएगी और राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होंगे। यानी जो ये स्टेट गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करेगी, यानी अधीन का मतलब इसके सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी, बल्कि इंडिपेंडेंस रूप से काम करेगी और इन दोनों क्षेत्रों को समान पावर दिए गए। समझ आ गया? चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं कि इसमें जो थर्ड नंबर काम दिया गया वो ब्रुसेल्स के लिए है। इसके लिए अभी कहाँ के लिए था? यहाँ के लिए। अब ब्रुसेल्स की बात की गई कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनेगी। जैसे आप भारत में समझिए
अनेक प्रांत हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है? दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में भी चलती है क्या? दिल्ली की सरकार, जो अलग से, जिसमें इस समय आपके आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, केजरीवाल जी हैं। तो वैसे ही यहाँ भी ब्रुसेल्स में ही सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन ब्रुसेल्स सिटी के लिए एक अलग सरकार होगी, ठीक है ना। तो तीसरा कहा गया कि जो यहाँ ब्रुसेल्स है, जो ब्रुसेल्स है, यहाँ के लिए एक अलग सरकार होगी और यहाँ की सरकार में भी डच और फ्रेंच इन दोनों की संख्या समान होगी। जबकि आप देखिए यहाँ डच 20% है, फ्रेंच 80% है, लेकिन कहा गया दोनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। ऐसा फ्रेंच वासियों ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पहले नंबर पर बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये 59% थे और ये 40% थे। तो डच लोगों ने समान प्रतिनिधित्व को एक्सेप्ट किया, तो ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच भाषी लोगों ने भी समान प्रतिनिधित्व को एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब इसमें समझना है ब्रुसेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट्स की व्यवस्था की गई। चौथा पॉइंट, जो चौथा अमेंडमेंट था, चौथा संशोधन था, उसमें क्या प्रावधान किया गया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। क्या होगी? एक कम्युनिटी, सामुदायिक सरकार, यानी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा। यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड स्तर, यानी कि तीसरे स्तर की, या कहें कि तीसरे मतलब लेवल की एक गवर्नमेंट बनेगी, जिसका नाम होगा सामुदायिक सरकार, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसको कुछ निर्धारित अधिकार दिए गए। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है कि ये डच, ये फ्रेंच और ये जर्मन, डच, फ्रेंच और जर्मन, इन तीनों कम्युनिटी की संस्कृति, कल्चर, शिक्षा और भाषा, यानी इसको काम दिया गया कि जो फ्रेंच है, जो डच है और जो जर्मन है, इन तीनों कम्युनिटी के लिए कल्चर यानी सांस्कृतिक, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, कल्चर, शिक्षा यानी कि एजुकेशन एंड लैंग्वेज, भाषा के संरक्षण हेतु फैसले लेगी। यानी सभी कम्युनिटी की फ्रेंच की भाषा, उनकी संस्कृति, डचों की भाषा, उनकी संस्कृति, जर्मन की भाषा और उनकी संस्कृति और इनके सबके एजुकेशन से संबंधित निर्णय इस कम्युनिटी गवर्नमेंट द्वारा लिया जाएगा। तो इनके द्वारा जो यह डिसीजन लिया गया, 4 अमेंडमेंट किए गए। इस अमेंडमेंट का परिणाम यह हुआ कि बेल्जियम के लोग आपसी मेल जोल के साथ गवर्नमेंट को गठित किए और एक अच्छे गवर्नमेंट का उदाहरण प्रस्तुत किया। वैसे अगर देखें तो जो यहाँ का जो सिस्टम है बहुत जटिल लगता है, यानी कि एक प्रकार से बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड दिखता है? एक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगी। फिर अलग से कहा गया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जो इन सब के एजुकेशन, कल्चर्स और लैंग्वेज से संबंधित डिसीजन अलग से उसको लेने का पावर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उनके सबऑर्डिनेट नहीं काम करेंगे, स्वतंत्र काम करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बेल्जियम ने यहाँ पर जो डिसीजन लिया वह उस समय की परिस्थिति के अनुसार बहुत ही उपयुक्त था। इस निर्णय का परिणाम यह निकला कि बेल्जियम में श्रीलंका जैसे सिविल वार यानी गृह युद्ध की स्थिति नहीं आई, बल्कि लोगों ने आपसी मेलजोल से शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया या संचालित करने का निर्णय लिया। और बेल्जियम की यह व्यवस्था
बेहद सफल रही या बहुत अच्छे तरीके से सफल हुई। परिणाम ये हुआ कि जब यूरोपीय संसद कहते हैं या यूरोपीय संघ बनाया गया, एक यूरोप का यूरोपीय संघ, इसको हम थोड़ा सा कहीं मिटाते हैं, ठीक है ना। यूरोप के देशों द्वारा जब एक यूरोपीय संघ बनाया गया तो उन्होंने बेल्जियम के इस सिस्टम से प्रभावित होकर, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम संचालित किया, इस सिस्टम से प्रभावित होकर बेल्जियम यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, उन्होंने कहाँ, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थापित किया। आपसे कभी भी पूछा जाए यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ है, ब्रुसेल्स। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। क्यों स्थापित किया गया, तो यहाँ के जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग के जो कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने जो ये 4 अमेंडमेंट के तहत निर्णय लिया, जिससे जर्मनी में बेल्जियम में सिविल वार जैसी कंडीशन नहीं आई। इस व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्होंने यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में स्थापित किया। ठीक है, तो आज यहीं तक कुल मिला के पावर शेयरिंग में बताया गया। इन दोनों में श्रीलंका और बेल्जियम की बात करें तो श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद मेजॉरिटिज्म का सिस्टम लागू किया और वहाँ गृह युद्ध आया। यहाँ पर इन्होंने आपसी जो अधिकार हैं, जो पावर्स हैं, उनको आपस में मिल बांट कर डाइवर्जेशंस किया, जिसके कारण यह एक सफल व्यवस्था रही। तो इसके तहत पावर शेयरिंग के तहत ये समझाने का प्रयास किया गया कि सत्ता को संचालित करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है, पावर का सभी तक शेयर किया जाना जरूरी है। ओके, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। आज के लिए यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।